हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो लेक्चर होगा 11th क्लास के होंगे। आज हम लोग डील करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है 11th के, जो नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के फ़ायदे ये हैं कि इसमें जो सवाल होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड और कुछ डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है 11th का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के ये चैप्टर हैं, इसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये चैप्टर जो हमारा है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इस आज हम इन चैप्टरों के बारे में बातें करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास होगा बच्चों, पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द टॉपिक्स इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। पहले अगर ये क्लियर हो जाता है कि इस चैप्टर में किस बारे में पढ़ेंगे तो 15 से 20% तो समझ आ जाती है कि ये चैप्टर किस बारे में बता रहा है, क्योंकि आप 10th में भी इस चैप्टर के बाद इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बताया गया है तो थोड़ा आसान हो जाते हैं। तो मेनली अभी जो लिखेंगे उसको नहीं लिखना, बस आप समझिएगा इस चैप्टर में किन किन चीज़ों के बारे में हम मेनली बात करेंगे। इस चैप्टर में मेनली बात हम करते हैं रेस्पिरेशन के, ये लिखने नहीं हैं, इसके ब्रीथिंग को थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि ब्रीथिंग हम आप लोग 10 तक में पढ़ चुके होंगे। रेस्पिरेशन और मोस्टली जो सवाल आते हैं बच्चे इस चैप्टर में वो आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंक्यूल्स इसके बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही मेन टॉपिक है। इसके अलावे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, ये भी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। इस टॉपिक से डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी से लाइनें उठा के आपके नीट के पेपर में रख दिया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इम्पॉर्टेंट होते हैं और कुछ डाटा है, आसान है, बहुत इजी से कवर हो जाता है और याद भी रह जाते हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावे हम पढ़ेंगे जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स ये सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के। इसके अलावा ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, O2 डिसोसिएशन कर्व, डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन कर्व की बातें करते हैं। इसके साथ साथ फैक्टर इफेक्टिंग एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी, ये 4 टॉपिक आप कह सकते हैं कवर कर लीजिए तो डायरेक्ट सवाल आते हैं। अब चैप्टर पढ़ने के बाद या अभी एनसीईआरटी पढ़ के भी आप PYQ सोल्व कीजिएगा तो इसमें आपको डायरेक्ट सवाल मिल जाएंगे, खासकर ये सब टॉपिक इससे और इससे, मतलब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से, डिसोसिएशन एसोसिएशन कर्व और फैक्टर से, एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी एंड वॉल्यूम से। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक इंट्रोडक्शन कर सकते हैं इस चैप्टर को लेके। हम अब बात करते हैं बच्चों कि स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कि बेसिकली बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात देखेंगे ब्रीथिंग, लेकिन ये चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, ठीक है। तो ब्रीथिंग से स्टार्ट करेंगे और हम लेके जाएंगे रेस्पिरेशन तक, और ये दोनों में डिफरेंस, वी विल सी डिफरेंस बिटवीन द ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन ऑल्सो। चलिए देखते हैं।
सबसे पहले हम ब्रीथिंग देख लेते हैं क्या होता है। ब्रीथिंग इज ए, फिर से थोड़ा बात समझिएगा, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में तो हम अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? लिखिएगा नहीं, जब बोलेंगे लिखेंगे तब नोट करना है। ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, बट respiration is a biochemical process, chemical process। क्लियर है? ब्रीथिंग इज सिंपली ए फिजिकल प्रोसेस या फिजिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन आप 9-10 में पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। ये ब्रीथिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस, और ये रेस्पिरेशन जो होते हैं इज ए बायोकेमिकल बिकॉज chemical reaction in occurring inside the living beings, that is human beings. That's why respiration is known as biochemical reaction, not a chemical reaction. Clear? Now we'll see the definition of the breathing. What is the breathing? It is a physical process which involves taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide. It is a very simple definition. You can see that breathing is nothing. It is a physical process which involves taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide. मतलब वो हवा जो हम अंदर लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, और हवा जो छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उसको हम ब्रीथिंग कहते हैं। और इट इज ए सिंपली ए फिजिकल प्रोसेस। क्लियर है बच्चों? अब आगे देखते हैं। बस ब्रीथिंग के बारे में इस चैप्टर का नाम भले ही ब्रीथिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो, बट ब्रीथिंग के बारे में हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन होगा, जब नेक्स्ट की बातें करेंगे, वो होगा हमारा रेस्पिरेशन। व्हाट एनीबॉडी कैन से दैट? What is respiration? Respiration is a biochemical reaction. Respiration. It is a biochemical respiration in which O2 rich air is inhaled and that oxygen is used to break down glucose to release energy and
giving out carbon dioxide. It is definition of respiration. It is biochemical in which O2 rich air is inhaled. Inhalation होता है एयर का जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा हो, और वो ऑक्सीजन यूज होते हैं ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाने में, टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो बेसिक डिफरेंस ये है कि ब्रीथिंग में एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, एनर्जी जनरेशन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, लेकिन रेस्पिरेशन में, बट इन द रेस्पिरेशन देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी इन साइड अवर बॉडी. दैट्स वाई इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस. एक और बात समझ लीजिए, ऐसा नहीं होता है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के लिए हम अलग अलग सांस लेते हैं. ऐसा नहीं कि एक बार सांस लिए तो ब्रीथिंग, दूसरा बार लिए तो रेस्पिरेशन. नहीं, एक ही जो हम इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, वो ब्रीथिंग के लिए भी है और रेस्पिरेशन के लिए होता है. ब्रीथिंग में जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ब्रीथिंग कर देते हैं. रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बनाने में इन द फॉर्म ऑफ एटीपी में जो यूज होता है उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं. क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट है, ये बेसिक से बातें हैं, आप इसको पूछ सकते हैं कोई डाउट हो तो. एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, या इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन, ये दो बातें होते हैं. इसमें जो होता है कह सकते हैं, देखिए respiration involves inspiration and expiration. ये सिंपल बात है. इंस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? टेकिंग in O2 is expression releasing out CO2. बस सिंपल मीनिंग होते हैं रेस्पिरेशन के, सॉरी इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन के. क्लियर बच्चों? अब बात करते हैं जो बेसिक बातें होती हैं कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन अकरिंग इन द एनवायरमेंट और इन human body also, inside our human body also. There are two types. One is aerobic respiration and another is anaerobic respiration. पहले क्लियर कर लेते हैं, समझ लेते हैं चीज़ों को, उसके बाद लिखेंगे. जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, यहाँ तक नोट डाउन कीजिएगा, इसके आगे नोट डाउन नहीं करना है. जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं, when we talk about the respiration, it is of two types, aerobic and anaerobic. What is the basic difference between aerobic and anaerobic? Basic difference is it occurs in the presence of O2 and occurs absence of O2. It is when respiration is occurring in the presence of oxygen, it is known as aerobic respiration, and when respiration occurs in the absence of oxygen, it is known as anaerobic respiration. And there are also some other differences. One of the differences, in aerobic respiration, quantity of energy is released more in comparison to the anaerobic respiration. क्लियर है? अब चलिए इसके हम जब डिफरेंस लिखेंगे, डिफरेंस बेसिक्स होते हैं, शायद आपके स्कूल एग्जाम में पूछे, नहीं भी पूछ सकता है, बट बेसिक्स होते हैं. तब हम अब इसके क्या लिखेंगे, इसके अंतर लिख लेते हैं. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की जब बात करेंगे हम इसके अंतर को लिख लेंगे बच्चों. There are
types of respiration. One is aerobic respiration, second one is anaerobic. Anaerobic aerobic respiration. Now we'll differentiate between these two types of respiration. It is very simple differentiation. Now we will see one by one what is aerobic and what is anaerobic with one reactions how respiration occur in the inside and where these aerobic respiration occur and where this anaerobic respiration, because ये एरोबिक रेस्पिरेशन से सीधा सवाल पूछे गए हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन हमारे शरीर के सेल के किस पार्ट में, किस सेल ऑर्गेनेल्स में होते हैं. क्लियर है, सेल ऑर्गेनेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं बच्चे, ये कहाँ होता है, ये एक्स्ट्रा नोट डाउन मत कीजिएगा, ये कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में. यहीं तक नोट डाउन करना है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं. इसका बात जब करते हैं ह्यूमन में कहाँ होते हैं, मसल्स में. एंड दूसरा ईस्ट में भी देखा जाता है. फर्मेंटेशन के लिए जो अल्कोहल बनाते हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होते हैं. एनारोबिक रेस्पिरेशन का काम कहाँ और एक जगह होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं. वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप लोग देखें नदी के किनारे, रिवर फ्रंट पे कहीं कहीं बनाया गया है, जो शहर का गंदा पानी जाता है नदी की तरफ, उसको ट्रीट करके वहाँ भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया है. क्लियर है बच्चे? चलिए यहाँ तक नोट कर लिए, तो देख लीजिएगा. हम अब डिफरेंस करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ये दोनों के बीच में क्या इंपॉर्टेंट है. स्लाइड बनाना भी होता है ना. चलिए जरा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक में. एक साइड आप एरोबिक लिख लीजिए, दूसरे साइड आप एनारोबिक लिख लीजिए. और ये पॉइंट वाइज में हम लिखेंगे जो आसान होगा. It occurs in the presence of O2. ये साइड लिखेंगे it occurs in the absence of O2. Next point, more energy is released during this process. अपोजिट हो जाएगा, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड during this process.
दूसरा, थर्ड एक लास्ट पॉइंट है, इट occurs in mitochondria of cell. It occurs in muscles and yeast. देख लीजिए बच्चों, ये आपके स्कूल के एग्जाम के लिए है। इसके साथ एक रिएक्शंस भी लिखेंगे, एरोबिक में क्या होते हैं और एनारोबिक में क्या होते हैं, ये आसान होते हैं। ये एक सिंपल बातें हैं कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के एब्सेंस में ज़्यादा एनर्जी एरोबिक में रिलीज होते हैं, उसमें एनारोबिक में कम होगा। दूसरी बातें, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द, बताइए, सेल चैप्टर के हैं, बहुत आसान है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बेसिक है, आप 10th तक में पढ़े होंगे। इसके एक और बात पता है आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज द सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देख लीजिए बच्चे, ये नहीं लिखना है कि देखिए, कोई भी चीज़ अगर पढ़ते हैं, खासकर बायोलॉजी कहा जाता है थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, बोरिंग नहीं है, अगर पढ़ने के लिए हो तो इंटरेस्टिंग ही होते हैं। बट चलिए, सबके अलग अलग सोच होते हैं, हमें तो बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें। बायोलॉजी एक लिटरेचर की तरह, कहानी की तरह अगर समझिएगा तो जैसे हम बोले कि माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमी ऑटोनोमस? सेमी ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द, चलिए इसलिए बोलते हैं कि हमारा कहना है कि किसी भी चीज़ को अगर बड़ा कोई वर्ड है उसको तोड़िए, ब्रेक द वर्ड्स इनटू द पीसेस, इसीलिए उसके अलग अलग मायने आएंगे, उसके अलग अलग मतलब से आप जोड़ के एक मीनिंग बना सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं बच्चे, सेमी ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, ये सब नहीं लिखना है। अगर स्पेलिंग समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये नोट डाउन करना। अगर इसमें कोई दिक्कत वो बताइए। सेमी का मतलब हम जानते हैं हाफ होता है, आधा। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस होता है इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस का मतलब होता है ना कि हम ऑटोनोमस हैं, ठीक है, हम आई एम इंडिपेंडेंट। ऑटोनोमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, मीनिंग। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसीडर्ड, या माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज द ओनली सेल ऑर्गेनल्स इन ह्यूमन बॉडी who possess their own DNA and ribosome, because माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होते हैं? अपने खुद का DNA और राइबोसोम होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री होता है, ठीक है। किसी भी सेल को अच्छे से काम करने के लिए DNA, देखिए क्या होता है, DNA इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल होते हैं। कंट्रोलर मतलब घर के जो कह सकते हैं हेड ऑफ द फैमिली, जैसे आपके घर के पिताजी होंगे, किसी के घर के ग्रैंडफादर दादाजी होते हैं, उसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को किसी और सेल अगर उसको सपोर्ट नहीं भी करे तो अपने आप भी अपना काम कर सकता है। इसे समझिए। अगर इवोल्यूशन आप 12 में पढ़ेंगे, मेरा मानना है, हमें लगता है ये बात शायद आने वाले दिनों में ये हो, कि सपोज कीजिए कि इस धरती पर से अगर सारे जीव एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इस धरती पर से सारे अर्थ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सारे एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो माइट भी आने वाला जो एक्सटेंशन के बाद जो न्यू लाइफ एराइज होगा इस अर्थ पे, हो सकता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा रोल हो, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है और राइबोसोम है। डीएनए और राइबोसोम की वजह से इसको हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। हाँ, धरती खत्म नहीं होती है, अर्थ खत्म नहीं होती है, अर्थ तो अपने ही जगह रहेगी, मिट्टी कहाँ जाएगा, पहाड़ कहाँ जाएंगे, इसके लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगे। और ये पहली बार नहीं है, होगा ही, इससे पहले भी कई बार हो चुका है। आप ही के बायोलॉजी 12 में दिया है 5 बार हो चुका है। 6th टाइम एक्सटेंशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, बस अंतर इतना है कि 6th एक्सटेंशन 100 टाइम्स फास्टर है। समझ गए?
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए रिएक्शंस का देख लेते हैं बच्चों क्या है इसमें। जो रिएक्शंस लिखेंगे इसके जो रिएक्शंस होंगे बच्चों, रेस्पिरेशन में क्या होता है, जैसे हम बोल देते हैं फूड से एनर्जी निकलता है, नहीं बात समझिएगा। देखिए यह होता है फूड, डाइजेस्टेड फूड इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज, ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं तो उससे एनर्जी मिलता है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी एडिनो ट्राइफॉस्फेट होते हैं जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। क्लियर है? तो ग्लूकोज की बात करते हैं, रिएक्शन से C6H12O6। यहाँ मत लिखिए बच्चों, इसको रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, ये यहाँ आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन रिएक्शन। कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, बेझिझक पूछ सकते हैं बिना शर्माए हुए। तो बात करते हैं हम रिएक्शंस में किसको तोड़ते हैं, ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज के केमिकल फॉर्मूले क्या होते हैं, C6H12O6। इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड, 2 pyruvic acid, and this conversion is known as glycolysis, known as glycolysis, glycolysis, and these reactions occurs in cytoplasm, cytoplasm। बात समझ रहे हैं बच्चों? And these 2 pyruvic acid molecule is converted into ATP, CO2 byproduct, some amount of water is released and 38 ATP, and it occurs in mitochondria। Mitochondria, and this is known as Krebs cycle। एरोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शन समझ लीजिए। एक ग्लूकोज मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, जब एक ग्लूकोज मोलिक्यूल सबसे फर्स्ट क्या होता है, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जान रहे होंगे, सेल की बात कर रहे हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, चीफ मिनिस्टर। और ये क्या होते हैं, नरेंद्र मोदी साहब है। नरेंद्र मोदी नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। क्लियर है? सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या होता है, और याद रहना चाहिए ये सब। सेल मेम्ब्रेन बोल लीजिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल लीजिए, प्लाज्मा लेमा बोल लीजिए, ये सारे एक ही होते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, देखिए अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आप 10th में पढ़े होंगे, जैसे क्योंकि अब नीट से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला चैप्टर हटा दिया है बच्चों। ठीक है, हो सकता है आप लोग में ऐड हो जाए, लेकिन 2025 तक में तो ये है ही नहीं डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। तो होते क्या है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो सबसे पहला सवाल उठता है कि डाइजेशन स्टार्ट्स इन, डाइजेशन कहाँ से शुरू होते हैं बच्चे, डाइजेशन जब हम कोई खाना खाते हैं डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से एंड कंप्लीट होते हैं कहाँ पर, किसी को पता है? अरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये 10th का भी है, 10th में लगता है इसलिए 11th का हटा दिया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये कंप्लीट होते हैं।
और जब डाइजेशन कंप्लीट होता है तो हमारे जो मेम्ब्रेन होते हैं, इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन में विली होता है, वो डाइजेस्टेड फूड को इस तरह के विली निकले होते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इस तरह तो नहीं कर सकते, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विली कहते हैं बच्चे। इस तरह ये फूड को एब्जॉर्ब करता है और वही डाइजेस्टेड फूड एसिमिलेशन से, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है, समझ लीजिए। जब हम खाना खाते हैं उसको इंजेशन कहते हैं, फिर डाइजेशन हुआ, फिर एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्ब मतलब पचा हुआ खाना को हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है। बॉडी का कौन सा पार्ट? तो इंटेस्टाइनल पार्ट ही एब्जॉर्ब करता है। तो सिर्फ एनर्जी तो इंटेस्टाइन को नहीं चाहिए, तो एब्जॉर्ब फूड को हर एक सेल तक पहुंचाना होता है, जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। तो एसिमिलेटेड फूड वही हर एक सेल में जब फूड जाता है तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है कहाँ इंटर करेगा? साइटोप्लाज्म में। जैसे साइटोप्लाज्म है तो ये ग्लूकोज जो है बच्चा, ये 2 मोलिक्यूल पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरोविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर है ये बातें हैं। और ये पायरोविक एसिड जब कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये सेल है, सेल के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाएंगे हमारे। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होते हैं, ये क्या बनाता है? 38 ATP, वो इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब रिएक्शंस हो रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे ही, और कम वाटर मोलिक्यूल वाटर वेपर के फॉर्म में बनते हैं। ये एरोबिक रेस्पिरेशन के रिएक्शंस। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब हम एनएरोबिक के देख लेंगे, ठीक है। ये वाला जो रिएक्शंस हैं ये लिख लीजिए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुक में देखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास लिख देगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम माइटोकॉन्ड्रिया जब भी लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में अगर पायरोबिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के पास जा रहा है बच्चा, तो वो क्या होगा? एरोबिक ही होगा, क्योंकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई रोल होता ही नहीं है। और कन्वर्जन ऑफ पायरोबिक एसिड इनटू 38 ATP एडिनो ट्राइफॉस्फेट ग्लूको जो होते हैं, इसको क्रैब साइकिल कहते हैं। क्रैब मतलब केकड़ा नहीं बोल रहे हैं, वो CRAB क्रैब होता है। ये क्रैब साइंटिस्ट हैं, ठीक है। आपके क्रैब साइकिल हैं, ठीक है, बड़ा ही डिटेल में है, 13-14 स्टेप्स में क्रैब साइकिल का, वो अब शायद सिलेबस से हटा दिया गया है क्रैब साइकिल। क्लियर है? अब हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन रिएक्शन। अब एनएरोबिक की बातें करेंगे बच्चों। क्लियर है? यहाँ तक में किसी को कोई समस्या होगा तो पूछ सकते हैं। आई डोंट थिंक समस्या होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान सी बातें हैं, इसमें बहुत सिंपल सी है। बोले भाई तू मिट जा। दूसरी बात है कि नीट बहुत टफ नहीं है। अगर सोच के रखेंगे नीट निकालना है तो बस मेहनत करिए, रेगुलर मेहनत कीजिए, रेगुलर क्लास लगाइए, या DPP भी जो मिलता है प्रीवियस ईयर, सो सिंपल सा फंडा है बच्चों नीट क्रैक करने के। नीट क्रैक करने के सिंपल से फंडे ये होते हैं, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात है क्लास आइए, जो टॉपिक पढ़े उससे जो DPP मिला उसको लगाइए, उसके बाद PYQ लगाइए। PYQ रेगुलर, अगर कोई बच्चा डेली एटलीस्ट शुरुआती दौर में, जैसे क्योंकि एक दिन में आप 10 सवाल का ही अब क्लास कर पाइएगा, ठीक है। 10 इनिशियली अगर 20 क्वेश्चन भी अगर लगाने लगे, आप इमेजिन कर सकते हैं बच्चों की 20 क्वेश्चन आपके पास 2 साल के टाइम में इतने क्वेश्चन के स्टॉक हो जाएंगे कि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके नज़रों से क्वेश्चन पेपर से बच पाएंगे, ठीक है। तो ये बिना किसी प्रेशर के, ठीक है, ऐसा प्रेशर लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है? तो प्रेशर नहीं लेना है, आराम से जो जैसा बताया जा रहा है वैसे करते रहिए, काम हो जाएगा। एनएरोबिक रेस्पिरेशन रिएक्शन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन रिएक्शन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो रिएक्शन होता है वो 2 चीज में पढ़ते हैं बच्चे, एक इन ह्यूमन में, एक ईस्ट में। ये क्या होगा? इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस ऑफ O2।
सबसे पहले हम इन ह्यूमन देख लेते हैं बच्चे कि ह्यूमन में कैसा होता है। इन ह्यूमन, ठीक है बच्चे। अरे यार ऐसे ना इन ह्यूमन, बेसिक प्लॉट वही होंगे बच्चे। सबसे पहले अगर एनएरोबिक हो या एरोबिक हो, पहला जो है ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू द पायरोबिक एसिड, वो होंगे ही होंगे। ये पहला स्टेप जो होता है वो सेम ही होता है, C6H12O6 2 molecule ऑफ पायरोबिक एसिड। ये भी कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म में ही होते हैं बच्चे। इसको ग्लाइकोलाइसिस ही कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। इसके बाद ये मसल्स में होंगे। ये कहाँ होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं जाएगा बच्चा, ये मसल्स में होते हैं, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ, इन मसल्स में अकर होंगे। और ये क्या क्या बनाता है, क्या क्या बनाएगा? लैक्टिक एसिड प्लस में क्या बनाते हैं? 2 ATP, मात्र 2 ही ATP बनाएगा बच्चे। क्लियर है? अब देख लीजिए, ये ह्यूमन के हो गए कि ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस तो होंगे और 2 पायरोबिक ये तो सेम है। लेकिन जब ये मसल्स में होने लगेगा और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड, और 2 ही ATP बनाता है। यहाँ ATP का शॉर्टेज हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होते हैं? इट कॉजेज मसल, it causes muscle क्रैम्प्स। लैक्टिक एसिड मसल क्रैम्प्स का, क्रैम्प्स क्या होता है? मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो मसल्स खिंचाने लगता है, तनाव हो जाता है और उससे बहुत दर्द होता है, उसको मसल क्रैम्प्स कहते हैं। एथलीट को देखे होंगे, अगर क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट देखते हैं, कभी कभी कोई बैट्समैन खेल लंबा देर तक, बहुत देर तक बैटिंग कर रहा होता है तो उसके पैर खिंचा जाते हैं, वो कहराने लगता है, उसी दर्द को मसल क्रैम्प, दैट इज नोन एज मसल क्रैम्प्स होते हैं। ये होता क्यों है? अब सवाल उठता है, व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशन विल अकर इन ह्यूमन, बिकॉज अवर बॉडी डज नॉट वांट एनारोबिक रेस्पिरेशन बट इट इज अकरिंग इन ह्यूमन बॉडी। ये सच एक होते हैं, बट क्यों होता है? क्या रीजन्स हैं? रीजन्स सिंपल सा है बच्चों। जब व्हेन आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट इज नॉट needed by the simple anaerobic respiration, then anaerobic respiration starts in human body। क्लियर है? कहने का मतलब ये है बच्चा कि समझिएगा बात को, कि जब हमारे शरीर का ATP का जो रिक्वायरमेंट है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन से पूरा नहीं हो पाता है, तब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब आप ये सवाल देखिए, अगर डिस्टर्ब, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया? सुनिएगा, अब ऐसा क्या परिस्थिति पड़ जाती है कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी डिमांड नहीं हो पाता है? तो एग्जाम्पल ये है कि हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी आर वेरी पार्टिकुलर इन देयर फंक्शन। इस बात को ऐसे समझिए, जैसे हम धीरे चलते तो हमारे शरीर को पता है कि ये इस इंसान का जो ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है कितनी है, तो उस हिसाब से हमारा बॉडी एडाप्ट कर लिया है, तो उतना ही हम ऑक्सीजन हमारा शरीर लेता है और उतना ही एनर्जी की रिलीज करता है ताकि हम चल सकें। अब अचानक से कुत्ते पड़ गए हमारे पीछे काटने वाला, तो हमको क्या करना पड़ेगा?
दौड़ना पड़ेगा। और दौड़ने के दौरान क्या होगा, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाए, एनर्जी का भी डिमांड बढ़ेगा, एनर्जी का तो डिमांड बढ़ेगा। और एनर्जी का डिमांड बढ़ेगा तो ग्लूकोज से तोड़कर एनर्जी का निकालने का काम कौन मदद करता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है, जो हम सांस लेते हैं। लेकिन रेस्पिरेशन रेट या ब्रीथिंग रेट जो होते हैं वो आप जब नॉर्मल चल रहे होते हैं तो फिक्स टाइप के हो जाते हैं, लेकिन अब अचानक से दौड़ने लगेगा तो तुरंत ब्रीथिंग रेट नहीं बढ़ता है बच्चों। अगर ब्रीथिंग रेट नहीं बढ़ेगा, ग्लूकोज तो है हमारे शरीर के पास, लेकिन उसको तोड़ने वाले हथियार नहीं है, रिएक्शंस कराने वाले कैटलिस्ट नहीं है, समझ लीजिए। हाँ, कैटलिस्ट का नाम आगे देखिए, कैटलिस्ट कोचिंग हमारा ही है, हम ही लोग का जहाँ पढ़ रहे हैं। तो ये रिएक्शन क्या होता है, तो कैटलिस्ट नहीं होने के वजह से तो शरीर को तो दौड़ना तो है और एनर्जी भी चाहिए, तो शरीर लॉस सह के ही हमारे मसल्स में जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूटने लगता है, जिसके वजह से लैक्टिक एसिड जमा हो जाते हैं। एटीपी कम ही मिलता है, लेकिन आप कुत्तों से तो बच जाइएगा, बस यही होता है इसमें, ठीक है। और लैक्टिक एसिड का जमा मसल क्रैम्प्स का इसका कोई शॉर्ट एंड स्वीट इलाज नहीं होता बच्चे। इसका क्या इलाज होगा, ठीक है, इसका इतना सा ही इलाज समझ लीजिए कि गर्म पानी से नहाने से या सेकने से ये ठीक हो जाता है। क्लियर है, ये हो गया बच्चे आपके ह्यूमन में जो एनेरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं। क्लियर है। अब एनेरोबिक रेस्पिरेशन की बात हम करेंगे ईस्ट में। हाँ, अल्कोहल जिससे बनता है, ठीक है, अल्कोहल जिससे बनते हैं वो एनेरोबिक रेस्पिरेशन से ही होता है, जो ईस्ट में फर्मेंटेशन में मदद करते हैं। क्लियर है। अब देखिए आगे, इन ईस्ट ईस्ट में ईस्टर्न स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ईस्ट 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 क्या है, व्हाट इज ईस्ट, अरे ईस्ट फंगस है, देखे नहीं है, ब्रेड पे पड़े रहते हैं, उसी को ईस्ट कहते हैं। तो इसमें क्या होते हैं बच्चे, वही C6H12O6। ईस्ट के अंदर क्या होंगे, ईस्ट के पास सेल होंगे या नहीं होंगे, होंगे, सबके पास सेल, सेल तो है ही। 2 पायरोविक एसिड, अरे भाई ढंग से लिखा यार, टू पायरोविक एसिड, ये भी कहाँ होंगे बच्चों, ये साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। इसके बाद इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ O2, ये क्या क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, 2 ATP प्लस में इथेनॉल। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, केमिस्ट्री के हैं, C2H5OH, ये इथेनॉल के फॉर्मूले होते हैं। क्लियर है। ये फर्मेंटेशन एक्चुअली होता है, फर्मेंटेशन से क्या बनते हैं, इथेनॉल, अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल होते हैं बच्चों। और बात समझिएगा, यही कंज्यूमेबल अल्कोहल होते हैं। कंज्यूमेबल मतलब यही इथेनॉल को ही ड्रिंक किया जाता है, आदमी जो होते हैं इथेनॉल नहीं होते हैं, क्योंकि अल्कोहल क्या है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है ना, बहुत सारे अल्कोहल होते हैं, मिथनॉल होते हैं, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। एक बस इंटरेस्टिंग बात सुनिए, हम मजाक मजाक में बता देते हैं। ये बात ये है बच्चा, देखिएगा, C2H5OH और CH3OH, ये इथेनॉल है, ये मिथेनॉल है। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा,
ये यहाँ 2 कार्बन है, यहाँ 1 कार्बन है। क्लियर है? ये कंज्यूम किया जाता है, ये अगर कंज्यूम किया जाएगा तो आदमी प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। कहा जाता, हम कहते हैं 1 कार्बन नीचे आदमी ऊपर, बिकॉज मिथनॉल जो होता है बच्चे हाईली पॉइजनस होते हैं, हाईली पॉइजनस होता है ये। क्लियर है? बस ऐसे मजाक में बता दिए इथेनॉल को। क्लियर है? ये हमारा था एरोबिक एंड एनएरोबिक की कहानियाँ। यहाँ तक में किसी को कोई समस्या है? क्लास आते हैं तो बुक पढ़ के आया कीजिए, तभी समस्या उत्पन्न होंगे। बिना पढ़े कोई समस्या उत्पन्न कैसे हो सकती है? क्लियर है? चलिए, ये तो बेसिक चीज़ें होंगी। जब अब हम बात करेंगे बच्चों रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स के, जैसे नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन। एनीबॉडी? कोई बताइए कि इंसानों के रेस्पिरेटरी ऑर्गेन का नाम क्या है? हाँ, नाक। नाक नहीं है, नोज इज नोट ए, नोज इज नोट ए रेस्पिरेटरी ऑर्गेन। नोज रेस्पिरेटरी ऑर्गेन नहीं है। लंग्स होते हैं, कई बहुतों को लगता है नाक से सांस ले रहे हैं। नाक एक जरिया है। नोज इज ए पासेज इज बाय थ्रू विच ऑक्सीजन इज इनहेल्ड। वो एक जरिया है बेटा, वो वहाँ रेस्पिरेशन नहीं होता है। रेस्पिरेशन के एक्सचेंज लंग्स है। रेस्पिरेटरी ऑर्गेन ऑफ ह्यूमन क्या होते हैं? लंग्स होते हैं। इसी तरह बहुत सारे अलग अलग जानवरों में, कुछ जानवर जो हैं, कुछ एनिमल्स, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्किन से रेस्पायर करते हैं, ये सांस लेते हैं। किसी के ऑर्गेन के मालफिंग बहुत सारे हैं, ठीक है, किसी को और अलग अलग नाम है। उसी के बारे में हम देखेंगे कि अलग अलग जानवरों में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाए जाते हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। क्लियर है? एक साइड लिख लीजिए, एनिमल्स ग्रुप। एनिमल्स ग्रुप का मतलब है कि ग्रुप ऑफ एनिमल में क्या पाए जाते हैं, और एक साइड हम लिखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सबसे पहले एनिमल किंगडम में आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? एनिमल किंगडम की जब बात करते हैं, जो सिंपलेस्ट फाइलम है, जो सबसे क्या होता है? स्पॉन्ज, जिसको हम पोरीफेरा कहते हैं। तो पोरीफेरा में जो पोरीफेरियंस होते हैं, स्पॉन्ज जो होते हैं, वो किस कैसे सांस लेता है। तो पहला एनिमल का ग्रुप का हम बात करेंगे बच्चों, वो क्या होगा? पहला हम लेंगे पोरीफेरा, जिसको हम स्पॉन्ज भी कहा जाता है। दूसरा होता है, इसी में ले लीजिए, सिलिंट्रेटा, सिलिंट्रेटा पोरीफेरा। और एक ले सकते हैं प्लेटीहेलिमिन्थस, प्लेटीहेलिमिन्थस। ये सारे के सारे जितने भी पोरीफेरियंस होंगे, जितने भी सिलिंट्रेट होंगे, जितने भी प्लेटीहेलिमिन्थस होंगे, जो प्लेटफॉर्म होता है, इस जो सांस लेता है, इसके ऑर्गन जो होंगे, सांस हो किससे होगा? इंटायर बॉडी सरफेस थ्रू डिफ्यूजन, ये होता है। क्लियर है? दूसरा, जब हम
लिख लीजिए, अर्थवॉर्म की बात करते हैं। ये मॉइस्ट स्किन से लेते, क्लियर है ये। और सब कुछ जानवर है उसके बारे में भी लिखेंगे। पहले एक बात हम बताना चाहेंगे, इधर ध्यान दीजिए, डिफ्यूजन। हियर वी राइट दैट इंटायर बॉडी सरफेस थ्रू डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? ये बेसिक चीज़ें होते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन? चलिए इसको, इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, ठीक है। इस स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं तो पहले देखिए हम क्या पूछें, व्हाट इज डिफ्यूजन। ये सब पता होने चाहिए सबको। डिफ्यूजन हो गया, ओस्मोसिस हो गया, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सब कॉमन टर्म हैं, ये सब जानकारी होनी ही चाहिए। डिफ्यूजन केमिस्ट्री में भी पढ़ के आएंगे, 10th के केमिस्ट्री में बताया गया है डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट लिखना नहीं है सब, मूवमेंट ऑफ गैसियस पार्टिकल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ये इसी को कहते हैं डिफ्यूजन। तो अभी हम जो बताएं कि डिफ्यूजन से सांस लेते हैं, तो मेनली एक ये बताना चाहते हैं बच्चे, जैसे हम ह्यूमन को इस चैप्टर में जो ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, लंग्स के बारे में, एक्चुअल भले बोल देते हैं कि ह्यूमन जो है लंग्स से रेस्पिरेशन ब्रीथिंग होते हैं, सांस लेता है, बट लंग्स में भी एक्चुअली बच्चा एल्वियोलाई है, आगे देखिएगा, यहाँ इसमें भी डिफ्यूजन ही होता है। तो इन शॉर्ट अगर डिटेल में जाएंगे तो इस धरती पे ऐसा कोई जानवर नहीं है जो बिना डिफ्यूजन से काम जिंदा रह सकता है। डिफ्यूजन इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होगा? गैसियस सब्सटेंसेस होते हैं, मेनली गैस में डिफ्यूजन पाया जाता है, ठीक है। अब डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी कभी सॉलिड में भी डिफ्यूजन देखा गया है, बट वो आप लोग पता लगाइएगा कि एक सवाल रखे किस सॉलिड में डिफ्यूजन हो सकता है, क्लियर है। तो ये डिफ्यूजन ही होते हैं। डिफ्यूजन का बात समझ रहे हैं ना, कि जैसे बॉडी सरफेस से कैसे होगा, अरे भाई हो गया, डिफ्यूजन बॉडी सरफेस से कैसे होगा कि अगर पोरिफेरियंस है, ये मान लीजिए पोरिफेरियंस है बच्चा, तो इसके शरीर के अंदर जो है CO2 बहुत ज़्यादा हो गया, CO2 के कंसंट्रेशन हाई हो गए, तो इसको क्या चाहिए? CO2 को बाहर करना है और ऑक्सीजन को अंदर लाना है। तो हम जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू द एटमॉस्फेरिक CO2, तो ये बाहर के तरफ जाएंगे, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू ऑक्सीजन शरीर में कम हो गया बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, तो ये O2 अंदर आएंगे, ठीक है। हाँ हम समझ रहे हैं, ठीक है। पोरिफेरियंस पानी में रहते हैं, पानी वाले जीव हैं, वहाँ इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन नहीं होगा, हम समझते हैं, पता है कि O2 जो है उसमें जो होते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन को डिफ्यूज करता है, ठीक है, डिफ्यूज वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को करता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन का कतई बात समझ लीजिए, यहाँ भी कन्फ्यूजन होते हैं बच्चों को। पानी में जो होते हैं वो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं यूज्ड बाय वाटर प्लांट एंड एनिमल, जो एक्वेटिक प्लांट एंड एनिमल जो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके द्वारा जो यूज होता है वह बच्चा डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है। कोई कहता है क्या बिकॉज, कोई ये पूछ लेता है कि सर
पानी जो बना हुआ मोलिकुलर फॉर्मूला जो वाटर का होता है H2O, क्या ये H2O को तोड़ के ये ऑक्सीजन लेता है? नहीं, ये ऑक्सीजन नहीं लेता। पानी के ऑक्सीजन का तोड़ने की कैपेसिटी सिर्फ किस में बच्चे? देयर इज ओनली वन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग द कैपेसिटी टू ब्रेक डाउन द वाटर मोलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बोलिए, बॉटनी के हैं ये सवाल, बट ये आनी चाहिए। ये कैपेसिटी बच्चा सिर्फ प्लांट के पास है। किसके पास है? प्लांट। फोटोसिंथेसिस में ये देखा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में ही रिएक्शंस होते हैं जो वाटर को तोड़ के अलग कर दें। ठीक है, ये जो है बच्चे ये बस इंट्रोडक्शन था। देखिए, पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जो समझ में आना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, कि क्योंकि कभी कभी होते थे कि छोटे छोटे बात वर्ड को लेकर ही सवाल से क्या हो जाता है, फंस जाता है, समझ नहीं आता है। इसलिए ध्यान से देखिए। अरे तीसरा जो होंगे बच्चे, थर्ड नंबर जो होंगे इंसेक्ट्स। थर्ड नंबर जो होंगे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होंगे वो क्या होता है? ट्रेकियल ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, ट्रेकिया, ट्रेकियल ट्यूब। इंसानों में भी ट्रेकिया होते हैं, लेकिन वो अलग है। ये नेटवर्क ऑफ ट्यूब है इंसेक्ट। इंसेक्ट किस फाइलम के हैं? इंसेक्ट्स कम्स अंडर विच फाइलम? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में आते हैं। ऑर्थोपोडा क्या है? लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में जानवर पाए जाते हैं वो ऑर्थोपोड्स ही होते हैं। इसमें ट्रेकियल ट्यूब्स पाए जाते हैं बच्चे। फ्रॉग की जब बात करें, फ्रॉग सांस जो लेता है बच्चे, ठीक है, 3 फ्रॉग ऐसे जानवर हैं जो एक एम्फीबियन है, वो जो रेस्पिरेशन करता है वो 3 तरह से करता है बच्चे। ठीक है, एक तो स्किन से करते हैं। स्किन से कोई भी जानवर अगर रेस्पिरेशन करता है उसको क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। दूसरा ये लंग्स भी होते हैं फ्रॉग के पास। लंग्स वाला को क्या कहते हैं? लंग्स वाला। एक बकल कैविटी भी होते हैं। बकोफ्रेंजियल फ्रेंजियल कहा जाता है। ये फ्रॉग एकमात्र जानवर है जो तीनों तरीके से रेस्पायर करता है। क्लियर है? क्यूटेनी। एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जब फ्रॉग जो पढ़ाया जाता है नीट के पर्सपेक्टिव में, 11th के लिए तो हटा ही दिया है, एक रेस्पिरेशन जैसे स्किन रेस्पिरेशन जो है वो चाहे पानी में रहे या जमीन पे रहे, स्किन के जो रेस्पिरेशन है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन ऑलवेज अकर्स अकरिंग इन फ्रॉग। ये कभी भी बंद नहीं होता है, कभी भी नहीं, चाहे वो पानी में रहे या। क्लियर है? जब अब लंग्स की बात करते हैं, लंग्स कब होगा? जब जमीन पे होते हैं, जब बहुत कम। लंग्स के जो रेस्पिरेशन है फ्रॉग में बहुत रेयर होता है, जब ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है फ्रॉग को बच्चे, तभी हो जाता है। बकल कैविटी जो मुंह से सांस लेता है, बकल कैविटी मतलब मुंह से सांस लेता है, ये कब लेता है? ध्यान से सुनिएगा, ये
पहले समझिए, स्किन चाहे कहीं रहे, पानी में रहे, ऑन द लैंड और इन वाटर, ऑलवेज अकर। लंग्स के जो होते हैं, जो रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, इट अकर्स इन एडवर्स कंडीशन व्हेन ऑक्सीजन डिमांड ऑफ फ्रॉग इंक्रीज एंड आफ्टर दैट बकल कैविटी, बकोफ्रिंजियन, मुंह से जब सांस लेता है, देखें फ्रॉग, आधा शरीर पानी में ऐसे करके रहता है, उस समय वो सांस लेता है बकोफ्रिंजियल का। क्लियर है बच्चे? ये तो एम्फीबियन हो गया। इसके अलावा 5 लिख, जितने भी बर्ड्स होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, एम्फीबियंस होंगे एंड मैमल्स, ये किससे होंगे? लंग्स ही हैं इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन। फ्रॉग एक्सेप्शन में आ जाता है, फ्रॉग के होते हैं, ठीक। एक लास्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चे, एक लास्ट पॉइंट ये लिखेंगे, यहाँ तक क्लियर है? ये इतना है, काफ़ी है इसमें, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट लिखिएगा, हाउ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज डिसाइडेड, कि कोई स्किन से सांस लेगा, कोई लंग से सांस लेगा, कोई मुंह से सांस लेंगे, या कोई ट्रैकिया से सांस लेगा, ये किस बात पर निर्भर करता है? कोई तो वजह होगी ना, ये नेचर ने इतना खूबसूरत सब चीज़ों को जो बनाया है, कोई तो वजह होगी यहाँ कि यहाँ जो है सांस कैसे लिया जाता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है बच्चे डिपेंड करता है किस पे? हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। वो कहाँ रहता है? पानी में रहेगा तो लंग्स से ले नहीं पाएगा बच्चे। अब बताइए लंग्स से क्यों नहीं ले पाएगा? पानी वाले जो जीव्स होते हैं, ठीक है, देखिए बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इसमें जो लिखे हैं, आप बोलिएगा रेप्टाइल्स भी पानी में रहते हैं, एलिगेटर, मगरमच्छ की बात कर रहे हैं, बट वो सांस लंग से लेता है मुंह ऊपर करके, ठीक है। बट जो पानी में रहते हैं वो लंग से इसलिए नहीं ले पाएगा क्योंकि लंग्स में अगर पानी भर जाएगा तो उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है बच्चे। रीजन समझिएगा, देखिए जैसे इंसानों का लंग्स जो होता है बच्चे, लंग्स में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे बैलून के तरह स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहा जाता है? एल्वियोलाई कहा जाता है, एल्वियोलाई कहा जाता है। यहाँ से CO2 बाहर जाएंगे, O2 अंदर आता है, ठीक है। ये जगह क्या है? हवा के लिए, गैस के लिए। जब पानी भर जाएगा तो फिर डेथ हो जाएगा। और इंसानों में एक कंडीशन को क्या कहते हैं? निमोनिया। निमोनिया में लंग्स के लोबालाइम, खास करके बच्चों की बीमारी होती है, ये भर जाता है जिससे डेथ हो जाती है। क्लियर है? तो हैवी डेट पे समझ गए। जो ज़मीन पे हो और लंग्स जो है, इसलिए वो स्किन से सांस लेता है, जो पानी में रहते हैं उसलिए स्किन से ही लेते हैं। और जो ज़मीन पे रहने वाले बच्चे, वो बड़े जानवरों की जब होते हैं, वो लंग्स इसलिए यूज करता है क्योंकि उसको शरीर बड़ा होता है, सरफेस बॉडी, सरफेस एरिया क्या होते हैं मैमल्स, रेप्टाइल्स के थोड़े बड़े होते हैं, तो इसके वजह से दे रिक्वायर मोर एनर्जी। फॉर मोर एनर्जी they require more oxygen, that's why they respire through the lungs। क्लियर है? एक लास्ट स्टेटमेंट लिख लीजिए, respiratory organ of an organism depends on level of organization and हैबिटेट। क्लियर है? लेवल का मतलब छोटा जानवर को लंग्स क्या करेगा? प्रेफरेंस पे लंग्स तो हो नहीं सकते, तो इसके वजह से ये डिपेंड करता है।
ठीक है बच्चे, ये आज के क्लास यहीं तक रहेगा। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे, ये आपका अब मेन टॉपिक आएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद देखेंगे रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद कर्व देखेंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, जो सिग्मॉइड कर्व हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, एसोसिएशन कर्व, उसके फैक्टर। लास्ट पार्ट में हमारा होगा डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। बस यही चैप्टर, छोटा चैप्टर है, सवाल 2 आ ही जाते हैं, ये गारंटी है। कोई आप मिला के देख सकते हैं, गारंटी है इसमें 2 सवाल नीट में, हर एक 2 न तो 1, और एक सवाल आता है मतलब 8 नंबर के बच्चे, ठीक है, 8 नंबर के जो हैं इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होते हैं, ठीक है। जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको पीक वाइज दिखा देंगे 2, ठीक है, 8 और ये ईजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है आसान है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए और पढ़ के आया कीजिए, और एनसीईआरटी पढ़िए, साथ में जो नोट्स लिख रहे हैं, और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। चलिए, ओके, थैंक यू।